नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए और झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेपाल से गिरफ्तारी हुई है। 25 लाख का इनामी है दिनेश गोप, जिसे गिरफ्तारी की गई है। झारखंड के कई थानों में दिनेश गोप पर केस हैं। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शाम तक रांची लाया जा सकता है दिनेश गोप। एनआईए की टीम लेकर रांची लेकर आएगी और सेंट्रल एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिनेश गोप नेपाल में हुलिया बदलकर छुपा हुआ था। दिनेश गोप हुलिया बदलकर सिख बना हुआ था और पगड़ी पहनी हुई थी। स्पेशल सेल के काउंटर एजेंसियों को काफी टाइम पहले ये इनपुट्स मिले थे कि दिनेश नेपाल के काठमांडू में छिपा हुआ है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को एनआईए के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। AK-47 से कई बड़ी वारदात को दिनेश गोप ने अंजाम दिया है। इसके कई साथी अब तक फरार हैं। झारखंड पुलिस ने इसके पोस्टर पर भी छपवाए थे। जांच में खुलासा हुआ कि पीएलएफआई दिनेश गोप के लिए पाकिस्तान, चीन, बेल्जियम और स्कॉटलैंड से उम्दा किस्म के हथियार मंगवाता था, जिसके जरिए उसका गिरोह और मजबूत होकर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आज शाम दिनेश गोप को रांची लाया जाएगा। दिल्ली संवाददाता आनंद तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक दिनेश गोप को वापस रांची लाया जाएगा? जी देखिए, ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनआईए का है। दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। सेंट्रल एजेंसियां लगातार इस इनपुट पे काम करी थी कि नेपाल के काठमांडू के पास एक सेफ हाउस में दिनेश गोप लंबे वक्त से रहा है, जिसके बाद सेंट्रल एजेंसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और एनआईए ने दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दिनेश गोप के ऊपर दर्ज हैं। इसे बहुत जल्द झारखंड लेकर आया जाएगा, जहां पर कि झारखंड पुलिस इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि 25 लाख रुपए का इनाम दिनेश गोप के ऊपर था और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने भी इसके ऊपर रखा हुआ था। 15 सालों से न केवल सीआरपीएफ बल्कि भारत की कई एजेंसियां दिनेश गोप की सरगर्मी से तलाश करी थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन, बेल्जियम, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार जो है वो दिनेश गोप की जो लिबरेशन फ्रंट है उसे मुहैया हो रहे थे और हवाला के जरिए उसके बदले में जो पैसा है वो दुबई से पाकिस्तान पहुंच रहा था। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है और अब दिनेश गोप से जब पूछताछ होगी तो कई बड़ी वारदातों पे से पर्दा उठेगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स को भी दिनेश गोप ने धमकियां दी थी। इसके अलावा AK-47 से कई बड़ी वारदातों को उसने अंजाम दिया था और झारखंड पुलिस के लिए 15 सालों से दिनेश गोप लगातार सरदर्द बना हुआ था। कई नक्सली लीडर जो है दिनेश गोप की सरपरस्ती में आगे बढ़ते गए और उसके बाद नक्सलियों का एक जो झारखंड में एक जो काडर था वो लगातार मजबूत हो रहा था दिनेश गोप की सरपरस्ती में। तो अब दिनेश गोप से लगातार सेंट्रल एजेंसियां बारी बारी से झारखंड जाकर पूछताछ करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा में सड़क किनारे गोचर जमीन पर कब्जा किए गए 29 दुकानों को मोहनपुर के अंचल अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इन सभी दुकानदारों की ओर से इस जमीन पर झोपड़ी बनाकर कब्जा किया गया था। कई बार इन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन इन लोगों पर आरोप है कि दुकानदारों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। प्रशासन के मुताबिक जब नोटिस मिलने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई, तब बुलडोजर से कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इस कार्रवाई से दुकानदारों में आक्रोश देखा गया। किसी भी तरह के आक्रोश को काबू में करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। करीब 29 दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इनमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इन लोगों को। तो अंत में इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत इनको हटाया जा रहा है। कितने झुग्गी झोपड़ियाँ थे सर यहाँ पर? यहाँ पे लगभग थे 29 आदमियों को नोटिस दिया गया था। और ये क्या शुरू से ही ये लोग अतिक्रमण किए हुए थे? हाँ, शुरुआत से। हम तो जब से आए तब से अतिक्रमित ही देख रहे हैं। नोटिस कितने बार दिया गया सर? 2 बार दिया।
वहीं गढ़वा में चौथे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम का अभियान जारी है। मेन रोड हो या रंका रोड, पुरानी बाजार, सभी जगहों पर एक साथ ये मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि विरोध करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। एसडीएम राज माहेश्वरम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को नोटिस के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी दुकानदारों को सूचना दे दी गई थी, फिर भी इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ये कार्रवाई, ये सतत प्रक्रिया ये जारी रहेगी और इनको समय भी दिया गया था और नोटिस भी निर्गत किया गया था, माइकिंग भी कराया गया था, लेकिन देखा गया कि इनके द्वारा अभी तक सामान नहीं हटाया गया। तो इसलिए प्रशासन के द्वारा इसमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हैं दुकानदार अपना अपना सामान स्वयं शिफ्ट कर लें, अन्यथा प्रशासन के द्वारा राशि भी वसूली जाएगी। रांची स्थित एकलव्य सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कोच नरेंद्र सिंह सैनी के इस्तीफे का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। नरेंद्र सिंह सैनी ने झारखंड के खेल निदेशालय पर अपना वेतन रोकने का आरोप लगाया है। न्यूज 18 को भेजे गए अपने वीडियो में नरेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि 1 मार्च 2023 को उन्होंने नोटिस पीरियड के साथ अपना इस्तीफा विभाग को सौंप दिया था। 31 मार्च को वो दिल्ली भी चले गए। बावजूद इसके मार्च महीने का वेतन का भुगतान अभी तक उन्हें नहीं किया गया है। नरेंद्र सिंह सैनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने वेतन को लेकर खेल विभाग के कई अधिकारियों से बात की, बावजूद इसके अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्डी हॉकी कोच नरेंद्र सिंह सैनी को रांची के मोरहाबादी स्थित एकलव्य सेंटर फॉर एक्सीलेंस का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कोच बनाया गया था। मैंने 1 मार्च को नोटिस के साथ रिजाइन किया था, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि मुझे अभी तक मेरी मार्च के महीने की सैलरी नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कारण क्या है। मैंने ऑफिस में भी कई ऑफिस स्टाफ से बात की, डिप्टी डायरेक्टर से भी मैंने बात की कि ऐसे ऐसे मार्च के महीने की मेरी सैलरी नहीं मिली है। तो उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा नहीं था। वो कभी अपनी बात किसी पे टाल दे रहे थे, कभी दूसरे पे टाल दे रहा था। ऐसे ये वहाँ पे सिस्टम चल रहा है जो ठीक नहीं है। जब मेरे जैसे आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी तो बाकी का आप देख लीजिए क्या हाल होता होगा। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट के सैकड़ों नाविक बीते 1 महीने से अधिक समय से बेरोजगार बैठे हुए हैं। 9 अप्रैल को 2 पक्षों के बीच नौका और स्पीड बोट परिचालन को लेकर हुई मारपीट की घटना के बाद से यहां पर स्पीड बोट और नौका के परिचालन पर प्रशासन ने रोक लगा दिया। हालांकि 1 सप्ताह पूर्व प्रशासन की ओर से समझौता कराकर नौका और स्पीड बोट के परिचालन की अनुमति नाविकों को दी गई। रिजॉर्ट के चिल्ड्रन पार्क की तरफ से लेक की ओर से आने वाले 5 रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटक बोट तक नहीं पहुंच पाते हैं। नाविकों ने प्रशासन से बंद रास्ते को खोलने की अपील की है ताकि पर्यटक की आवाजाही बढ़े। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इन नाविकों को। दरअसल ये नाविक बीते 9 अप्रैल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। 9 अप्रैल को यहाँ के 2 स्थानीय गुटों के बीच नाव और स्टीमर चलाने को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया था। उसके बाद से यहाँ पर नौका चलाने पर, स्पीड बोट चलाने पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया। क्या नाम है, क्या दिक्कत है? मेरा नाम है आफ्ताब आलम सर। क्या दिक्कत है? हम नाविक संघ से हैं और हम लोग का 9 अप्रैल का घटना घटा है मारपीट का, उसको लेकर के अभी तक जो है पूरी तरह से हम लोग का नाव चलाना बंद हो गया है। घर का रोजी रोटी भी चलाने में दिक्कत हो रहा है। अर्थव्यवस्था बहुत तरह का खराब हो चुका है। हम लोग जीविका पार्जन इसी के अंतर्गत करते हैं और चलाते हैं। और मैं सरकार से भी यही अनुमति लिया कहना चाहता हूं कि हम लोग का जीविका जो चल रहा था उसको आप चालू करें सर। आपका क्या नाम है? झब्बर महतो। क्या दिक्कत हो रहा है? इस डे में हम लोग का जगह जमीन प्रभावित हो चुका है। किसको हम रोजगार मांगने जाए, कैसे हमारा रोजगार चलेगा? हम लोग पे सरकार ध्यान दे। आपका क्या नाम है? राज पिंटू। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है सर कि 1 सप्ताह पहले हम लोग को अनुमति मिल गया बोट चलाने का। अच्छा, 9 अप्रैल के बाद मारपीट के बाद? जी। अच्छा, यहाँ एसडीएम के पास से भी अनुमति मिल चुका है, एसडीपीओ सर से भी मिल चुका है, थाना प्रभारी से मिला। दिक्कत ये हो रहा है सर कि हम लोग के यहाँ जो पर्यटक जिस गेट से अंदर आता है
यहाँ पे नाव घाट में 5 गेट है, तो 5 गेट में 3 गेट ये आपका सील कर गया है और दो में ताला बंद है। तो आप चाहते हैं कि ताला खुल जाए? जी सर। इनका कहना था कि हमारे स्थान पे दूसरे लोग कैसे नौका चला सकते हैं, इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था। बाद में प्रशासन ने समझौता करा दिया। समझौता हो जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो 5 गेट है जो सीधे डैम की ओर आते हैं उसे बंद कर दिया गया है। इसके कारण पर्यटक यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और इनके सामने फिलहाल रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में प्रशासन और सरकार से चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन बीच का रास्ता निकाले ताकि इनका रोजी रोटी पूर्व की तरह चल पाए। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। केंद्र सरकार की ओर से 2000 रुपए के नोटबंदी पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चाईबासा में उन्होंने कहा कि पिछली बार नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। भगवान करे सफल हो, अच्छे हो और वो राष्ट्र के हितों में हो, लेकिन मोटिवेटेड होकर अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, अपने भवनों का निर्माण करने के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यदि कोई पॉलिसी लाई जाती है तो इसका हम विरोध करते हैं। गढ़वा नगर परिषद से निकलने वाले कचरे को डंप करने के लिए सुखबाना में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें 100 करोड़ का टेंडर हुआ, काम की भी शुरुआत हुई, लेकिन डंपिंग यार्ड बनाने के विरोध की वजह से काम अटक गया। ऐसे में फिलहाल कचरे को दानरू नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी भी प्रदूषित हो रही है। ये योजना करीब 5 वर्ष पहले शुरू की गई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज भी बाउंड्री के अंदर कुछ परिवार अपनी जमीन बताकर अड़े हुए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कचरा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्थल चयन कर उसमें काम किया गया है। इसे लेकर लोगों ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका जवाब दे दिया गया है। विरोध के कारण और कुछ इसमें राजनीतिकरण के कारण वो निर्माण पूरा नहीं होने पा रहा है। इस सारा गंदगी शहर में रह जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही और डानो नदी का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है इसी कचरा के चलते। बहुत परेशानी है भैया, बच्चे लोग स्कूल आना जाना, उन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम है। आदमी नाक बंद करके आ रहा है, जा रहा है, इसका धुआं से भी बहुत परेशानी है। बीमारी का घर है, शहर का जितने भी कचरा है सारा उनके यहाँ गिर रहा है। जो किया गया था उसमें बताया गया कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड बन रहा है, जबकि डंपिंग यार्ड नहीं बन रहा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। तो ट्रीटमेंट प्लांट, इसका एफिडेविट हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में किया जा चुका है और उसमें हुआ था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की बात आई थी बीच में कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल के लिए हमने अप्लाई कर दिया। रांची में एक बार फिर से बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। घंटों बिजली कटौती की वजह से मजबूरन लोगों को पंखा छोड़कर घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। रांची के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की परेशानी इस वजह से है क्योंकि PGCIL ग्रिड से रांची की हटिया ग्रिड को कम बिजली सप्लाई दी जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी की माने तो करीब 100 मेगावाट से अधिक बिजली की कटौती की जा रही है। इधर बताया जा रहा है कि PGCIL ग्रिड के एक ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बहुत खराब है यहाँ का स्थिति बिजली का। कट जाता है, रात में ज्यादा कटता है। दोपहर में तो कैसा हूँ आदमी इधर उधर घूमता है, लेकिन रात में कहाँ जाएगा घूमने। बिजली की स्थिति बहुत ही जर्जर है। पानी का जैसे मोटर है, यहाँ अपना बोरिंग का पानी चलाते हैं, लाइन नहीं रहता है तो दिक्कत होता है। लेटरिन के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा रात में भी। हाँ, ऐसे में गर्मी में कैसे रहते हैं? गर्मी में तो क्या करे तो कहाँ जाए। इन्वर्टर भी नहीं है और दिक्कत होता है पढ़ने में। कितने देर लगभग लाइट कट जाता है? 2-3 घंटा कट जाता है। लाइट कट जाता है तो खाना उना बनाने में भी दिक्कत हो जाता है, फिर पढ़ाई करने में भी दिक्कत हो जाता है। बहुत देर कटा हुआ रहता है, फिर रात को आधी रात तक जग नहीं सकते। फिर सुबह वही प्रॉब्लम, स्कूल कॉलेज रहता है, लाइट कटता है, पानी की वजह से सारा चीज में लेट हो जाता है। मोमबत्ती, लालटेन, ढिबरी जलाकर रांची में सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसा लगता है कि हम 100-150 साल पीछे की स्थिति में पहुंच गए हैं।
राजधानी में 8-8 घंटे बिजली गुल रहती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे के करीब ही बिजली रह पाती है। जबकि झारखंड देश को कोयला देता है, लेकिन वर्तमान समय में खुद बिजली की किल्लत से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने वायदों को भूल गए हैं। बिजली नहीं होने के कारण पानी की किल्लत है। सांसद ने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, नहीं तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज हम कह सकते हैं झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है और रांची राजधानी है और रांची की जनता राजधानी में रहते हुए भी भयंकर हाहाकार पानी और बिजली का। रांची राजधानी में 8-8 घंटे बिजली नहीं रह रही है। ग्रामीण इलाकों में चाहे सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, चाहे सुदूर खिलारी, उमेडंडा, बुढ़मू, इन सब इलाकों में सिर्फ 24 घंटे में 5-6 घंटे ही बिजली आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी के जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन में हुआ, जहां 30 मई से 30 जून तक घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कार्य को आम जनता के बीच रखने का फैसला लिया गया। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के साथ सांसद विद्युत वरण महतो और पार्टी के जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। रघुवर दास ने एक रणनीति के तहत पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्यकर्ताओं को कार्य करने का निर्देश दिया। आज हम देख रहे हैं देश के चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, गरीब को सारी योजनाएं मिल रही। महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, हर ग्रुप के लिए योजनाएं बनाकर गरीबों के जीवन को बदलने का काम इन 9 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।